अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। फौज में बगावत, म्यूटनी, रावलपिंडी साजिश और सानहा 9 मई, इन दोनों को फौजी इस्टेब्लिशमेंट पैरेलल यानी तकड़ी में दोनों को मुतवाजी रखकर तोल रही है। और ये एक बयानिया है, ये एक नैरेटिव है। सानहा 9 मई के हवाले से केयर टेकर गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई उसमें भी इससे पर्दा हटाया गया और बताया गया कि सानहा 9 मई असल में फौज में बगावत की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। अब इसके अंदर क्या नया ट्विस्ट आया है, अब इसमें नया ट्विस्ट क्या है, क्या किरदार हैं जो सामने आए हैं और अब क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट और 16 माह की पीडीएम हुकूमत जिसकी एक्सटेंशन इस वक्त मुल्क में बरसर इक्तदार है, उसकी जानिब से गंदम स्कैंडल को फाइलों की नजर करने की कोशिश की गई, दबाया गया, लेकिन लगता यह है कि जल्दी दबने दिया जाएगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो कैंपेन की गई और उसमें लोगों के जहनों में जरा रिफ्रेश ताज़ा किया गया गंदम स्कैंडल को, और साथ ही एक पिटिशन आज नैब में भी एक दरखास्त जमा करा दी गई है। ये शिकायत नैब में पहुंच गई है और लेकर जाने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले इमरान खान के तहरीक इंसाफ के सीनियर लॉयर हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब ने नैब के दरवाजे पे दस्तक दे दिए। लेकिन उसके साथ ही एक अहम मामला यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजरा और नोटिफिकेशन इसलिए मानी खेज है कि जो गंदम की फीमन कीमत मुकर्रर की गई थी, जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी, उस सपोर्ट प्राइस पर तो क्या, अब गंदम को औने पौने दामों खरीदने के हवाले से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें 40 किलो या फी मन जो गंदम है उसकी कीमत 1500 रुपए, महज 1500 रुपए मुकर्रर की गई है। यानी किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल रहा बल्कि किसान खसारे में है। अब सिर्फ ऐसे होता है ना, जैसे मलबा होता है तो मलबे के ढेर में मलबे का जो रेट होता है वो और होता है। एक मकान बना हुआ है, ज़ाहिर है उसकी उसकी मालियत और है। जब वो मलबे का ढेर बन जाता है, राख बन जाता है, तो ज़ाहिर है वो तो औने पौने दामों आपको गंद उठाना पड़ता है। तो गंदम को गंद बना दिया गया है। अब वो गंद जो है वो औने पौने दामों उठवाने के लिए नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया है कि 40 किलो गंदम 1500 रुपए उसकी कीमत मुकर्रर कर दी गई है। और उसके साथ ही इसमें जो फ़ायदा पहुंचाया जाएगा वो साउदर्न पंजाब के बड़े-बड़े जागीरदारों और बड़े-बड़े वडेरों, बड़े-बड़े जो चौधरी हैं उनको पहुंचेगा। और इसके अंदर बहुत सारे हाथ मुलव्विस हैं और ये माफिया बहुत ज़्यादा ताकतवर है। साउदर्न पंजाब के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनकी गद्दियाँ भी हैं, जिनकी जिनकी डेरे भी हैं, जिनकी बैठकें भी हैं, वो किसानों का इस्तेहसाल करने के लिए मुँह खोलकर खड़े हो गए हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक अब ये मामला अफ़गानिस्तान तक पहुँचेगा। यानी इस गंदम को अफ़गानिस्तान स्मगल करने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। क्योंकि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पंजाब से गंदम को निकलने नहीं दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में वाज़ेह कर दिया गया है कि गंदम दूसरे सूबों में नहीं जा सकेगी, पंजाब से दूसरे सूबे में नहीं जाएगी, बल्कि सरकार अगर गंदम खरीदेगी तो 1500 रुपये में खरीदेगी। अब 1500 रुपये में तो ज़ाहिर है किसान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी नहीं होती। अब किसान को ये जो मालियत है वो कहाँ से मिलेगी? ज़ाहिर है किसान जब तक इसको कहीं ऐसी जगह पर नहीं फ़रोख्त करेगा जहाँ से उसको कम से कम उसका कोई ब्रेक इवन ही हो सके, उसने जो लागत लगाई थी वो मिल सके, तब तक ये मामला किसान के तो फलाह में बहबूद में बेहतरी में नहीं है। उसके लिए हमने एक रास्ता खोल दिया है कि ये गंदम स्मगल हो जाए और गंदम स्मगल होके अफ़गानिस्तान पहुँचेगी और गंदम स्मगलिंग का रास्ता भी सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग फराहम करेंगे और चूना लगाएँगे। वहाँ से भी कमाएँगे, यानी वो हर तरीके से राइट जाते हैं तब फ़ायदा उन लोगों को है जो मुनाफ़ाखोर बैठे हुए हैं या बड़े लोग बैठे हुए हैं। वो लेफ्ट जाते हैं तो मुनाफ़ाखोर बड़े लोग जो हैं वो कैपिटलाइज़ करने के लिए सारी क्राइसिस सिचुएशन को तैयार बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, स्कैंडल दर स्कैंडल दर स्कैंडल। यानी बजाय इसके कि इस मामले को निपटा लिया जाता खुश-उसलूबी से, बाँध लिया जाता, बाँधने की बजाय एक और स्कैंडल का रास्ता खोल दिया गया है। ज़रूरी था कि आपके गोशगुज़ार ये मामला कर दिया जाए। और फिर नैब में जो दरख़्वास्त पहुँची है उसमें भी जो कौसर साहब, डॉक्टर कौसर थे, जो वज़ीर ख़ुराक थे, उनका जो एक इंटरव्यू है उसका हवाला दिया गया है और उन्होंने एआरवाई के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की थी और उसमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की थी और कुछ किरदार जो है आइडेंटिफ़ाई किए थे, उनको भी बेस बना के अब नैब का दरवाज़ा खटखटाया गया है। अब नैब क्या कर सकती है? ज़ाहिर है नैब तो अरबाब इख्तियार या जो हुकूमत वक़्त है उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करेगी, ये सिंबॉलिक ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक पिटीशन आपने दे दी है, हो सकता है हुकूमतें बदल जाएँ, अगली हुकूमतें, बहरहाल
ये स्कैंडल, ये केसेस, ये कभी भी कंक्लूसिव होते नहीं हैं। नुकसान आम आदमी का होता है, वो आम किसान का हो, आम आदमी का हो, कंज्यूमर का हो, आम आदमी खसारे में है। अच्छा, आज ये एक बड़ी ही अजीब सी इत्तला यानी अफ़सोसनाक खबर पहुंची कि जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आया, बेचैनी थी, परेशानी थी, पेशावर हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया गया और इतलात ये हैं कि उनको 2 स्टंट डाल दिए गए हैं, ताहम वो रूबसेहत हैं, उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मुनीब अख्तर उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए पेशावर हॉस्पिटल पहुँचे हंगामी तौर पर, ताहम कहा यह जा रहा है कि उनको अब खैरियत से अस्पताल में कुछ देर रखने के बाद घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी से हमकनार करे, सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज है और पेशावर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट आई हैं। पेशावर उनका आबाई जो है वो इलाका भी केपी है। तो वहाँ पर वो मौजूद हैं। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूँ उस स्टोरी की तरफ जो फ़ौज में बगावत से मुताल्लिक है, म्यूटिनी से मुताल्लिक है। देखिए, फ़ौज के अंदर एक ये नैरेटिव पाया जाता है और एस्टैब्लिशमेंट ने खुद इस नैरेटिव को तक़वियत दी। केयरटेकर गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट शाया की, पब्लिश की, जिसके अंदर बताया गया कि जो 9 मई था वो फ़ौज के अंदर बगावत की एक बहुत बड़ी कोशिश थी और उसमें ना सिर्फ़ ये कि फ़ौज के लोग मुलव्विस थे, फ़ौज के अपने लोग मुलव्विस थे, उसमें सियासतदान मुलव्विस थे, उसमें सहाफ़ी भी मुलव्विस थे और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी और जिस अंदाज में रावलपिंडी साजिश केस में कुछ शोरा, कुछ सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, कुछ फ़ौज के लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग मुलव्विस बताए जाते थे, बिल्कुल उसी तरह से उसी पैमाने पर उसी का पैरेलल ड्रॉ किया जाता है और बताया जाता है कि ये लोग मुलव्विस थे। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नैरेटिव की हद तक तो ये बात समझ में आती है। जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसने एक रिपोर्ट शाया की, उसमें भी कुछ सब्सटैंशियल एविडेंस या जो फैक्ट्स हैं कि किस वक़्त, कितने बजे, कौन कहाँ था, उसकी एक ऑडियो आ गई। रावलपिंडी साजिश केस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें जिनका सुराग लगाया गया था, कुछ सब्सटैंशियल एविडेंसेस मौजूद थे, जो मामला कोर्ट तक पहुँचा था और अल्टीमेटली कोर्ट मार्शल तक भी पहुँचा था। लेकिन यहाँ पर फौजी जो अफ़सरान हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन तो हुआ, कुछ लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई भी हुई। लेकिन अदालतों से जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, अदालतों से वो मामला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तासुर एस्टैब्लिशमेंट में ये है कि अदालतें इमरान खान की सहूलतकारी कर रही हैं और दूसरा ये कि प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा वीक है, प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर है, वो अपने केसेस को साबित करने में नाकाम है। केसेस की जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत वीक बनाई जा रही हैं और ये वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट पर अपने ही इस बयानिए के बावजूद प्रेशर जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यानी अंदर से भी अब आवाज़ उठ रही है और वो कह रहे हैं कि आपने ये तो बना दिया, ये तो बयानिया, ये नैरेटिव तो बिल्ड कर दिया, लेकिन प्रूफ करें, कोई सब्सटैंशियल एविडेंस दें। लोगों के सर भी चले गए, नौकरियां भी चली गई, सब कुछ हो गया, बट एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू प्रूव इट। और जो जुडिशरी है वो भी ये कह रही है कि शवाहिद की रोशनी में साबित कीजिए, तो वो रिक्वायर्ड जो सपोर्ट है वो मैसर नहीं आ रही, जिससे प्रेशर है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। अब अगर ये नैरेटिव बिल्ड करना है और इसको सच साबित करना है, तो उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर फ्रस्ट्रेशन ये भी है कि वो इमरान खान के गिर्द कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहती है म्यूटनी के हवाले से, 9 मई के हवाले से, मगर वो केस बनाने में भी नाकाम है और जो पहले मानदा के जो केसेस हैं उनमें भी इमरान खान साहब की जो प्रोसिक्यूशन है वो उस कदर मजबूत नहीं है कि उनको कुछ सज़ा मिल सके या मंतकी अंजाम को पहुंच सके। इसके लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है और आने वाले दिनों में लगता ये है कि ज़ाहिर है अगर ये इसी तरह से मामला कमज़ोर होता गया और रिक्वायर्ड रिजल्ट ना आया, तो फिर वही दिया बचेगा जिसमें जान होगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।